तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद निमसा में। साथियों, हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हमने किस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के बाद राजस्थान इतिहास को आगे बढ़ा रहे थे और उस समय अंग्रेजों के साथ होने वाली हमारी सहायक संधियाँ थी, उस समय हम उसके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले साथियों, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मैं किसी कारणवश आ नहीं सका और आपको शुभकामनाएँ दे नहीं सका, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल के आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी बधाइयाँ दी थी। आप सबके लिए नववर्ष बहुत अच्छा रहे और आप सबके सपनों को साकार करे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए आज हम बात करते हैं। तो जैसा कि साथियों, हम बात करें कि पिछले एपिसोड की, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से सामंतों के प्रभाव के कारण, मैं यहाँ सामंतों का प्रभाव ही लूँगा क्योंकि एमएस जैन नाम करके बहुत अच्छे राइटर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो राजपूत रियासतें थी, उन रियासतों के जो राजपूत शासक थे, उनके मन में सबसे ज़्यादा चिंता यही थी कि हम सामंतों से कैसे निपटें। सबसे बड़ा संकट था उनकी राजगद्दी को सामंतों से कैसे बचाएँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और ऐसा जैसे कि हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि मराठों से भय कम था, लेकिन इससे ज़्यादा वास्तविक, क्योंकि हम, हाँ, ये था मराठों से भय, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मराठों के अंग्रेजों के हिंदुस्तान में आगमन से पहले या राजस्थान के आगमन, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में आगमन से पहले लगभग मराठा शक्ति तो हीन हो गई थी, क्षीण हो गई थी, लगभग समाप्ति की ओर ही थी। और जैसा कि हम ये भी पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के और मराठों के मध्य युद्ध में मराठों की हार भी हो जाती है। तो उसके बाद धीरे-धीरे अंग्रेज पाँव पसारते हैं। और उसके साथ ही हमने देखा था कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियाँ, ये उन्हीं सहायक संधियों के बारे में बात करते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली जो अपना जुलाई 1805 में अपना इस्तीफा दे देता है, मतलब त्याग पत्र दे देता है, क्योंकि कंपनी के संरक्षक कमेटी और वेलेस्ली के मध्य जो बातें थी वो ठीक ढंग से बन नहीं रही थी। और दूसरी ओर, और इसका कारण भी मैंने आपको बताया था, वो युद्ध था और उस युद्ध में अंग्रेजों की हार हो गई। मतलब भरतपुर के साथ ही सबसे पहली संधि हुई थी 1803 की, जो 29 सितंबर की। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉर्नवालिस बनता है। कॉर्नवालिस भी लंबे समय तक नहीं रहता है, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद कॉर्नवालिस का उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम बारको होता है, और बारको चाहता है कि मैं संधि करूं इनके साथ, और वो ये भी चाहता है कि कंपनी का एक छत्र राज होना चाहिए। और उसने ज्यादा तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने यहाँ यहाँ तक है कि जयपुर की जो संधि थी, दिसंबर 1803 में हो रखी थी जयपुर की, उस जयपुर की संधि को भी समाप्त कर दिया। उसने दो संधियां रखी। पहली संधि रखी थी, वो रखी थी माफ कीजिए, हाँ, भरतपुर की, और दूसरी अलवर। भरतपुर और अलवर दोनों राज्यों की संधियों को यथावत रखा, बाकी सभी पूर्व में हुई संधियों को समाप्त कर दिया अंग्रेजों के साथ। फिर 1813 में नए अधिकारी आते हैं या नए वायसराय आते हैं जिसका नाम लॉर्ड हेस्टिंग्स होता है। और यही लॉर्ड हेस्टिंग्स ये भी चाहते हैं कि राजपूत राज्यों से संधि करें। पिंडारियों का भय था इन्हें भी, तो ये चाहते थे कि हम एक और राजपूतों को ये आश्वासन देंगे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और दूसरी ओर हमें भी रक्षा का आश्वासन मिलेगा, हमें भी फायदा होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कोई भी राजपूत शासक इन पिंडारियों का सहयोग कर रहा है या इन पिंडारियों का साथ दे रहा है, तो वे हमारे शत्रु माने जाएंगे और हम मतलब उनके ऊपर युद्ध है या जो भी है अपनी कार्रवाई करेंगे। तो साथियों, छोटे तरीके से तो हमने देख लिया था। सबसे पहली संधि 1803 की हमने करवा ली थी, उसके साथ ही ये भरतपुर और अलवर दोनों के साथ हो गई थी। दिसंबर 1803 में जयपुर के साथ भी हो गई थी, लेकिन वो निरस्त कर दी। अब हम जो 1817, 1819 और सबसे लास्ट में जो 23 में है, एक संधि 1838 में भी होती है, उन संधियों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने साथियों पूर्व में बात की थी कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, या कुछ किताबों में लॉर्ड हेस्टिंग्स लिखा है। लॉर्ड हेस्टिंग कब से कब तक, 1813 से 1823 तक, ये 10 साल तक लगभग भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर रहता है। और इसने क्या किया, इसने दिल्ली का एक रेजिडेंट था उसे कहा, नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ को कहा कि क्या करोगे, राजपूत राजाओं के साथ क्या करें, संधि करें। और चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा पहली राजपूत राजाओं के साथ संधि की गई थी, वो मतलब 1817 की बात करें तो वो पहली वो थी करौली के साथ।
हम एक एक रियासत के बारे में पढ़ेंगे, उस रियासत के राजा का नाम भी देखेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी रियासत से खिराज लिया था और कौन सी रियासत। खिराज का मतलब होता है एक प्रकार का कर, जो पहले कौन चौथ और खिराज कौन वसूलते थे, मराठा। तो उसके बाद अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हम आपकी मराठाओं से क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे और इसके साथ ही हम आपको आपकी सुरक्षा का भी वादा करते हैं, क्योंकि आपका शत्रु हमारा शत्रु होगा। तो उन्होंने कहा कि जो आप मराठों को खिराज दे रहे हो वो हमें दो। तो और ये राजपूत शासकों ने स्वीकार भी कर लिया था कि हम ऐसा ही करेंगे। तो करौली सबसे पहले करने वाली है। एक मैंने 2-3 जगह पढ़ा है किताब में, एक 9 नवंबर और कुछ किताबें बताती है 15 नवंबर। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजस्थान साहित्य अकादमी की जो पुस्तक है उसमें 9 और 15 दोनों तारीखें दे रखी है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि 9 तारीख को हस्ताक्षर हो गए होंगे और 15 तारीख तक गवर्नर जनरल की अनुमति मिली होगी। तो खैर पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी 9 नवंबर और 15 नवंबर। कभी अभी क्या है कि जो पहले सीधे पूछा जाता था सन, लेकिन अब सन वाला धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा। अब क्या पूछ रहे हैं, तारीखें भी साथ में पूछ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर राजस्थान साहित्य अकादमी की पुस्तक खुद ये 9 और 15 नवंबर दोनों बताती है, तो इसका मतलब साथियों पक्का विश्वास है कि वो दोनों तारीख तो एक साथ देगी ही नहीं। 1817 में करौली, और करौली के राजा कौन होते हैं, शासक हरबख्श पाल सिंह। ये करौली के कौन होते हैं साथियों, शासक होते हैं। और कौन करवाता है, तो संधि अंग्रेज अधिकारी। संधि कराने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम, अंग्रेज अधिकारी कौन है भाई, अंग्रेज अधिकारी तो चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ चार्ल्स मेटकॉफ है, ये क्या करवाता है, संधि करवाता है। किसके साथ संधि करवाता है साथियों, करौली के साथ। और ये याद रखना, खिराज मुक्त रखा करौली को, खिराज नहीं लिया गया। बाकी इसके साथ पहले सेनाएं दी गई, इसके हम परिणाम जिस समय पढ़ेंगे कि भाई इन जो सहायक संधियां है, इन सहायक संधियों के क्या क्या परिणाम रहे, उन परिणामों में हम पढ़ेंगे। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को, जैसे मेवाड़ की भीलकोर की स्थापना देखते हैं, जोधपुर लीजियन की देखते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान में बैठता है, अपने राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना होती है। इन सब चीजों के बारे में, ये सब चीजें परिणाम आएगी तो उस समय हम इन चीजों का वापस जिक्र करेंगे कि कहाँ कहाँ और किन के मध्य क्या क्या हुआ था और जो सहायक संधियां हुई थी इनका क्या परिणाम रहा था राजस्थान में। तो देखिए करौली 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को, शासक कौन है साथियों, हरबख्शपाल सिंह है। और अंग्रेज अधिकारी किसके नेतृत्व में, चार्ल्स मेटकॉफ के नेतृत्व में क्या हुई, संधि हुई और खिराज यहां से नहीं लिया गया। एक पहली चीज तो ये है। अब है करौली के बाद फिर वो दूसरी संधि करते हैं। अगर हम क्रमवार बात करें तो फिर दूसरी बारी आती है, वो आती है अपने, एक अमीर खां पिंडारी नाम करके व्यक्ति था, पिंडारियों का नेता कह सकते हैं उस समय। अमीर खां पिंडारी, वो हम हमेशा पढ़ते हैं कि टोंक रियासत जो मुस्लिम रियासत थी, कैसी रियासत थी, मुस्लिम। टोंक रियासत के साथ 15 नवंबर को संधि होती, 15 नवंबर 1817। अमीर खां पिंडारी, अमीर खां पिंडारी पिंडारी को नवाब की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी जाती है। किसकी उपाधि, नवाब की। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो एक तो अमीर खां पिंडारी को कौन सी उपाधि दी गई, नवाब की। किन के द्वारा दी गई ये उपाधि, अंग्रेजों के द्वारा दी गई। और ये टोंक रियासत कब बनी थी, ये नवंबर 1817 में। और इसके साथ क्या कर दी, सहायक संधि। और सहायक संधि करके कहा गया कि अमीर खां पिंडारी को कहा गया कि जो क्षेत्र आपने पहले जीते हैं वो क्षेत्र आपके रहेंगे। और इसके साथ इन्होंने कहा कि आप अपनी सेना में कमी करोगे, आप उतनी ही सेना रखोगे जिससे कि आपके राज्य का आंतरिक हिस्सा है वो सुरक्षा के साथ रहे, उससे ज्यादा आप नहीं रख सकते। इसके खिलाफ आप अगर पिंडारियों का सहयोग मानो करोगे तो इसका मतलब है कि आप अंग्रेजों के साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हो और आपको क्या करना है, पिंडारियों का सहयोग नहीं करना है। इस प्रकार से टोंक रियासत से क्या की थी, 1817 में अमीर खां पिंडारी को नवाब घोषित किया और नवाब की उपाधि दी और सहायक संधि की। ये भी करवाने को वाला कौन है, करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी, करवाने
वाला अंग्रेज अधिकारी। अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या? चार्ल्स मेट। अंग्रेज अधिकारी, अधिकारी का नाम है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ये वही व्यक्ति है जो किनके साथ? करौली के साथ भी क्या करता है? संधि करता है। तो ये है साथियों टॉप। एक राजपूतानी की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, एकमात्र मुस्लिम रियासत। हो सकते हैं छोटे मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राजपूतानी एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी है, तो टोंक है। और टोंक रियासत ये 15 नवंबर 1817 को, और अमीर खां पिंडारी, और अमीर खां पिंडारी को नवाब की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा नवाब की उपाधि दी गई। अब साथियों अमीर खां पिंडारी के बाद हम बात करें तो फिर है कोटा। कोटा के बहुत किस्से अच्छे हैं। कोटा रियासत, कोटा रियासत के राजा का शासक का क्या नाम है? शासक उमेद सिंह। शासक कौन है? उमेद सिंह। लेकिन शासक के साथ ही संरक्षक कौन है साथियों? शासक उमेद सिंह, और संरक्षक कौन है कोटा का? संरक्षक, संरक्षक है जालिम सिंह। कौन है? जालिम सिंह। संधि कौन करवाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ। ये चार्ल्स मेटकॉफ क्या करवाता है? संधि करवाता है। और कब करवाता है? तो साथियों ये भी तारीख है अपने दिसंबर 1817। दिसंबर 1817 में चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयासों से कोटा के शासक कौन? उमेद सिंह। और कोटा का संरक्षक किसे माना गया? मतलब कौन था उस समय? जालिम सिंह। जालिम सिंह के मतलब जालिम सिंह ने संधि पर क्या किए थे? हस्ताक्षर जालिम सिंह की ओर से। अब देखिए संधि में क्या क्या कहा गया। खिराज लेने की बात की गई थी यहाँ से यहाँ तक कि इसमें भी वो है कि एक अंग्रेजी सेना मतलब ये क्या करेंगे कि कोटा रियासत है तो अपनी रेजिडेंट की बात की गई कि भाई हम एक अंग्रेजों ने कहा कि हमारा एक पॉलिटिकल एजेंट भी यहाँ रहेगा और वो आपकी सहायता करेगा। इसके साथ ही मतलब जो बाकी रियासतों के साथ भी है कि अगर आपका शत्रु है, अगर आप किसी के साथ सहायता करोगे या किसी से मित्रता का संबंध या किसी से मतलब सहयोग की या मैत्रीपूर्ण संधि करोगे, उसमें आप अंग्रेजों ने कहा था कि भाई हमें सम्मिलित करोगे। ये नॉर्मल बातें तो थी, लेकिन बात तो ये तो हो गई। लेकिन इसके बाद क्या हो गई? दिक्कत हो गई कि शासक उमेद सिंह और जालिम सिंह जिस समय संरक्षक जालिम सिंह जिस समय बूढ़ा हुआ, उस समय जालिम सिंह को कहीं न कहीं अपने उत्तराधिकारी मतलब अपनी पीढ़ियों, अपने बच्चों के बारे में, अपने संतानों के बारे में, अपने परिवार के बारे में इसने सोचा कि क्या पता मेरे मरने के बाद मेरे संतानों को वो पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मेरे संतान सुखी रहेंगे या नहीं रहेंगे। शासक आगे आने वाला उत्तराधिकारी है वो किस तरीके से इनकी सेवा करेगा या रक्षा करेगा, जो भी है। तो इनको लेकर क्या किया गया? जालिम सिंह ने एक नाम सुना होगा, कर्नल टॉड। व्यक्ति का नाम क्या? कर्नल टॉड। आप बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये कर्नल टॉड वही है जो राजस्थान घोड़े वाला बाबा कहते हैं जिसे, जिसने राजस्थान के इतिहास को बहुत बेहतरीन तरीके से भी लिखा, इसलिए उसे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और इसके साथ ही द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का लेखक भी कौन है? कर्नल टॉड है। कर्नल टॉड को जालिम सिंह ने अपने पक्ष में कर लिया और इसीलिए कर्नल टॉड के कहने पर वापस एक और संधि हुई। मतलब पहले वाली शर्तें तो रखी गई, उस शर्तों के बाद इनमें दो नई शर्तें जोड़ी गई। और दो नई शर्तें क्या थी? पहली शर्त देखना, नई शर्तें, मैं यहाँ पुरानी शर्तें नहीं लिख रहा हूं लेकिन विशेष ये है नई शर्तें। तो नई शर्तें ये किसकी है? संधि की। संधि की नई शर्तें क्या थी? पहली शर्त तो थी कि जो शासक है उमेद सिंह, उमेद सिंह के बाद उमेद सिंह का उत्तराधिकारी उसके उसका बड़ा या छोटा जो भी पुत्र है वो बनेगा। और उसके बाद है कि जो संरक्षक थे कौन? जालिम सिंह। तो इसके बाद जो जालिम सिंह को अधिकार और जो जालिम सिंह के पास पद था वो जालिम सिंह के उत्तराधिकारी कौन होंगे? कि जालिम सिंह की संतान होगी, जालिम सिंह के बेटे होंगे। तो एक तो उमेद सिंह के बाद उनके पुत्र शासक बनेंगे। और दूसरी क्या बात लिखी साथियों? दूसरी शर्त क्या लिखी?
दूसरी शर्त थी जालिम सिंह के बाद जालिम सिंह का पद व उसके अधिकार को प्राप्त उनके पुत्र करेंगे। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जो उमेश सिंह है, उमेश सिंह के उत्तराधिकारी उमेश सिंह के पुत्र होंगे जो शासक की भूमिका निभाएंगे, और जो जालिम सिंह है, जालिम सिंह के उत्तराधिकारी जालिम सिंह के पुत्र होंगे जो क्या करेंगे, कोटा के संरक्षक की भूमिका निभाएंगे। अब साथियों हुआ क्या, इनमें धीरे धीरे दिक्कतें आनी हुई शुरू हुई। देखो दिसंबर 1817 में ये बात चल रही है, पहली बार कोटा में संधि हो गई 1817 दिसंबर की बात है। लेकिन उसके बाद नई दूसरी संधि होती है। दूसरी संधि होने के मतलब ये संधि वही है, लेकिन इस संधि में दो शर्तें जोड़ दी जाती है, और किनको प्रश्न करने के बाद, ये कर्नल टॉड के कहने पर ऐसा होता है। लेकिन इसके बाद कर्नल टॉड के कहने के बाद तो ये होता है, लेकिन फिर भी 1821 तक आते आते दोनों राजाओं के मतलब जालिम सिंह और मतलब उमेश सिंह, इन दोनों के संतानों के मध्य क्या वैरभाव बढ़ जाता है, जिसके कारण दोनों के मध्य युद्ध भी होता है। और युद्ध में जालिम सिंह की क्या करते हैं अंग्रेज, सहायता करते हैं। अंग्रेज किसकी सहायता करते हैं, जालिम सिंह की। और ज्यों ही अंग्रेज जालिम सिंह की सहायता करते हैं तो इस युद्ध में कोटा माराव की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। कोटा माराव उमेश सिंह कोटा को छोड़कर नाथद्वारा चला जाता है। और फिर मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के कहने पर दोनों के मध्य क्या होता है, 1821 में पुनः समझौता होता है। लेकिन ये जो बाद वाली जो शर्तें थी, इन दोनों शर्तों में बहुत सारी मतलब इन दोनों के मध्य मतभेद पैदा हो गया, और ये मतभेद थी आखिरकार 1838 की सबसे महत्वपूर्ण है। 1838 को झालावाड़ नई रियासत बनी, झालावाड़ नई रियासत बनी। ठीक है, तो साथियों झालावाड़ नई रियासत कब बनी, 1838 में। तो झालावाड़ के साथ संधि कब की, सहायक संधि, तो अप्रैल 1838। मेरे ख्याल से 15 अप्रैल की तारीख होगी, लेकिन अप्रैल 1838 है, ये याद रखना आपको। अप्रैल 1838 को झालावाड़ के साथ क्या होती है साथियों, संधि होती है। और अब झालावाड़ का नया शासक कौन बनता है, झालावाड़ का नया शासक बनता है जालिम सिंह का पुत्र। और झालावाड़ को कुछ लोग कहते हैं कि 16 परगने दिए गए, झालावाड़ रियासत में 16 परगने मिलाए गए, लेकिन कुछ कहते हैं 19 परगने। तो ये दोनों याद कर लेना। एक के अनुसार है, मतलब कुछ के अनुसार 16 परगनों को मिलाकर झालावाड़ रियासत का निर्माण किया गया, और कुछ के अनुसार है 19 परगनों को मिलाकर किसका निर्माण किया गया, मतलब किस रियासत का निर्माण किया गया, तो झालावाड़ का। और झालावाड़ के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि कब की गई, 1838। किसके कहने पर, मिस्टर लुडलो के कहने पर। किसके कहने पर, मिस्टर लुडलो के कहने पर झालावाड़ नई रियासत बनाई, और नई रियासत बना के इसने कहा कि भाई देख ऐसा, भाई इसने अंग्रेज गवर्नर जनरल को समझाया कि भाई देखो ऐसा है सर, कि इन दोनों के मध्य मेल भाव तो बनेगा नहीं, दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, इतने साल हो गए, तो क्या, तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। तो अपनी भाषा में भी हम कह सकते हैं कि राड़ की बजाय बाढ़ भली है, मतलब कहीं न कहीं नित्य या हमेशा के झगड़े की बजाय तो यही है कि दोनों को अलग अलग कर लेना ही चाहिए। तो फिर आखिरकार अंग्रेजों ने क्या कर लिया, झालावाड़ को 1838 में एक नई रियासत बना ली गई। और झालावाड़ की रियासत किसके मतलब किसने झालावाड़ की रियासत पर अपना कब्जा जमाया, जालिम सिंह के उत्तराधिकारियों ने, मतलब जालिम सिंह के पुत्रों ने। अब साथियों ये झगड़ा चलता है, और ज्यों ही 1838 में झालावाड़ नई रियासत बनी, और उसके बाद जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि जो कुछ के अनुसार 16 परगने और कुछ के अनुसार है वो है अपने 18 नहीं मतलब 19 परगने, कुछ के अनुसार 16 और कुछ के अनुसार 19 परगनों को मिलाकर क्या किया गया, झालावाड़ रियासत का निर्माण कराया गया। और इसके साथ ही झालावाड़ रियासत के राजा का नाम पूछे तो शासक कौन था भाई, कौन बना, तो मदन सिंह। मदन सिंह क्या था, ये शासक। और कहां का शासक था मदन सिंह, मदन सिंह था साथियों झालावाड़ का पहला शासक, याद रखना। और किसका पुत्र था, ये था अपने जालिम सिंह का पुत्र। तो इस प्रकार से ये झालावाड़ के साथ, अगर अब एक साथियों सबसे महत्वपूर्ण, और अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि में सबसे अंतिम तरीके से सहायक संधि कौन से राज्य के साथ की गई,
तो ऐसे तो हम पढ़ते हैं कि 1823 में किसके साथ हुई अंतिम तरीके से, तो 1823 में अंतिम तरीके से होती है, वो होती है अपने सिरोही से। लेकिन इस तरीके से देखें या सन के हिसाब से देखें तो सबसे बाद में किसके साथ सहायक संधि होती है, वो होती है अपने झालावाड़ रियासत के साथ। और कब होती है झालावाड़ रियासत के साथ, झालावाड़ रियासत के साथ होती है 1838, अप्रैल 1838 में। आगे है जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत साथियों, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत, शासक कौन, मान सिंह, शासक मान सिंह। और अंग्रेज अधिकारी कौन संधि करवाने वाला, अंग्रेज अधिकारी हो सकता है साथियों पूछ ही ले, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है, वही चार्ल्स मैडकॉक, चार्ल्स मैडकॉक। और ये चार्ल्स मैडकॉक कब करता है ये, तो साथियों ये याद रखना 6 जनवरी 1818 को, 6 जनवरी 1818 को सहायक संधि। किसके साथ सहायक संधि, जोधपुर के साथ। अब एक याद रखना साथियों, हो सकता है कभी कभार आरपीएससी शासक का नाम पूछे, लेकिन शासक का नाम पूछते पूछते ये भी पूछ लेगी कि जोधपुर रियासत के साथ 6 जनवरी 1818 को सहायक संधि हुई, उस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने जोधपुर शासक की ओर से कौन गया, ये भी तो पूछा जा सकता है कि जोधपुर राव मानसिंह की ओर से कौन गया। तो जोधपुर के शासक की ओर से गया था युवराज, जोधपुर का युवराज था, युवराज का नाम छत्र सिंह, युवराज छत्र सिंह व चार्ल्स मैडकॉक, मैडकॉक ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर की, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। ठीक है साथियों, किसने, जोधपुर के महाराणा, जोधपुर के राव की ओर से कौन गया, मतलब जोधपुर के शासक की ओर से युवराज छत्र सिंह गए, और उसके साथ ही चार्ल्स मैडकॉक ने इनके साथ क्या की, संधि पत्र पर दोनों, इन दोनों ने क्या किया, संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। देखो साथियों की हम और पढ़ेंगे, जैसे कि मेवाड़ की बात करेंगे तो उस समय ठाकुर अजीत सिंह जाएंगे संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए, वो कौन से, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की ओर से जाएंगे। तो ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है, हो सकता है कभी कभार आरपीएससी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ भी ले, क्योंकि अब तो प्रश्नों की जो सारे की सारे, क्योंकि इतने दिन जो प्रश्न आ रहे थे वो ऊपर ऊपर से प्रश्न आ रहे थे, नॉर्मल सीधे तरीके से आ रहे थे। और दूसरा साथियों ये भी याद रखना, क्रम भी पूछ लिया जाएगा, कौन से राज्य के साथ निम्न में से सबसे क्रमण वही सबसे पहले संधियां हुई, निम्न में से, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो हमने सबसे पहले किसकी बात की, तो सबसे पहले हमने बात की थी साथियों करौली की, करौली के बाद टोंक, टोंक के बाद कोटा, और कोटा के बाद किसकी बात आई है, जोधपुर की। जोधपुर के बाद हम बात करेंगे साथियों अगली, जोधपुर को खिराज दिया गया, जोधपुर के राजा को खिराज दिया गया, मतलब ये अंग्रेजों को क्या दे रहे थे, खिराज, लगभग 1,08,000 के आसपास इन्होंने मतलब सालाना खिराज देना तय किया। अंग्रेजों और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य इतने खासे रिश्ते भी इतने अच्छे नहीं थे, वे अंग्रेजों के साथ संधि नहीं करना चाहते थे, लेकिन आखिरकार मजबूरन उनको संधि करनी पड़ी। उनके बाद है साथियों उदयपुर रियासत। उदयपुर रियासत सबसे पहले शासक कौन, शासक भीम सिंह, शासक कौन है, भीम सिंह। ठीक है, संधि करने वाला कौन, तो ठाकुर, ये भीम सिंह की ओर से अनूप सिंह, अपने ये जो शासक तो कौन है, भीम सिंह है, और ठाकुर का नाम क्या है, ठाकर अनूप सिंह। ठीक है, वह चार्ल्स मैडकॉक के मध्य, कब हुई थी ये, के मध्य सहायक संधि। ठीक है, कौन, ठाकुर अनूप सिंह, मतलब शासक कौन है, शासक का नाम भीम सिंह है, और भीम सिंह की ओर से कौन गए थे, ठाकुर अनूप सिंह गए थे, और चार्ल्स मैडकॉक के मध्य क्या हुई थी साथियों, सहायक संधि। और एक याद रखना ये कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1818 को। ठीक है,
अब जयपुर महाराणा को भी क्या किया गया कि पहले 6 सालों में, 6 वर्षों में, 6 वर्षों तक, या प्रारंभिक, हाँ माफ कीजिए, प्रारंभिक 5 वर्षों तक 1/4 चौथाई, या ऐसे सीधे ही कर दें 1/4, 1/4 खिराज, ये देना तय किया गया कि भाई अंग्रेजों को कितना खिराज देंगे, 1/4 खिराज देंगे। ठीक है, और ये उदयपुर रियासत के साथ। अब उदयपुर रियासत के साथ हम बात करेंगे तो उदयपुर के बाद, माफ कीजिए साथियों, मैं यहाँ ठाकुर अजीत सिंह है, अनूप सिंह नहीं है, माफ कीजिएगा, अजीत सिंह, ठाकुर का नाम क्या है, अजीत सिंह। तो इनके बाद अब हम बात करें कि उदयपुर रियासत शासक कौन है, भीम सिंह, ठाकुर अजीत सिंह भीम सिंह की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं, और चार्ल्स मेडकॉफ जो किसका, गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि है। इन दोनों के मध्य क्या क्या हुई है संधि, और ये खिराज देने की बात भी कर रहे हैं। इसके साथ इनको कहा गया कि 1 रुपए में से 6 मतलब 4-5 वर्ष तो इतना देंगे, 1/4, 1/4 भाग, और उसके बाद इनसे क्या लिया जाएगा, अपने इनसे फिर छठे साल से इनके साथ ये हो जाएगा, 1 रुपए में से 6 आना किसे देना होगा, अंग्रेजों को देना होगा। ये सहायक संधि में इनकी ओर से शर्त थी। अब देखिए उदयपुर, उदयपुर के बाद अगर हम बात करें तो फिर है अपनी 10 फरवरी 1818, किसके साथ सहायक संधि हुई, बूंदी के साथ, किसके साथ, बूंदी रियासत। ठीक है साथियों, और बूंदी रियासत के साथ कब हुई, 10 फरवरी 1818 को। शासक का नाम क्या है, शासक का नाम, कुछ किताबों में विशन सिंह है या कुछ किताबों में विष्णु सिंह है, ये दोनों देख लेना भाई आप, विशन सिंह या इसी विशन सिंह का ही नाम विष्णु सिंह है, विष्णु सिंह। ये कौन है, शासक, और कौन करवाता है, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेडकॉफ, अधिकारी चार्ल्स मेडकॉफ, अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है, चार्ल्स मेडकॉफ। बूंदी रियासत के बाद बात करें तो फिर साथियों बीकानेर, कौन सी रियासत है, बीकानेर। अब बीकानेर के साथ भी संधि हुई होती है मार्च में, और मार्च याद रखो तो साथियों 21 मार्च 1818 को बीकानेर के साथ संधि कब होती है, 21 मार्च 1818। बीकानेर का शासक कौन है, सूरत सिंह, शासक, शासक का नाम है सूरत सिंह। अब साथियों एक चीज याद रखना कि हम ये बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि अगर मराठों को भगाने के लिए या मराठों से हमें सुरक्षा चाहिए थी तो उस समय इसके लिए अंग्रेज आए, तो बीकानेर में मराठों का कोई प्रभाव ही नहीं था, बीकानेर तो मराठों से परे था, इसलिए मराठे बीकानेर से कोई खिराज ही नहीं ले रहे थे। तो फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने संधि तो कर ली, लेकिन इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की वहां के जो बीकानेर के कुछ लुटेरे थे या कुछ डाकू थे, वे क्या करते थे, अंग्रेजों की सेनाओं को लूटते या अंग्रेजों का सहयोग देते, उनको लूटते। तो फिर इनके साथ ही बीकानेर के शासक सूरत सिंह के साथ भी क्या कर ली गई संधि, कब की, 21 मार्च 1818 को। और इस संधि की क्या शर्तें रखी गई कि भाई अंग्रेज आपसे खिराज तो नहीं लेंगे, लेकिन जब तक सूरत सिंह, मतलब जो बीकानेर के एरिया से अंग्रेजों को जो हानि पहुंचाई गई है, अंग्रेजों का जो माल लूटा गया है लोगों से, उन लोगों को जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक बीकानेर का कुछ हिस्सा किसके पास रहेगा, अंग्रेजों के पास रहेगा। और उसके साथ दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा था कि बीकानेर है, हनुमानगढ़ है या भटनेर क्षेत्र से जो भी जितने भी आक्रमण होंगे या फिर जितने भी लूटपाट होगी तो उसकी जिम्मेदारी, उनकी रक्षा कौन करेंगे, सूरत सिंह करेंगे। मतलब उस लूटपाट की जिम्मेदारी किसकी होगी, सूरत सिंह की होगी। ये इसमें क्या शर्तें रखी गई, लेकिन याद रखना खिराज से मुक्त रखा गया, बीकानेर से खिराज नहीं लिया गया। और वो करवाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, चार्ल्स मेडकॉफ भी था साथियों। अब अगली बात करें तो चार्ल्स मेडकॉफ, बीकानेर, बीकानेर के बाद अगर हम बात करें तो फिर बात आती है साथियों जयपुर की, किसकी, जयपुर। और जयपुर रियासत, जयपुर रियासत एक और मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, जयपुर रियासत वो रियासत है जिसने सबसे पहले 1776 में, कब की बात कर रहा हूं, 1776 में अंग्रेजों ने अपने एक दीवान को भेजा था, किसके साथ, किसके पास, अंग्रेज गवर्नर जनरल के पास, और क्या कहा था कि आप हमसे क्या करो, संधि करो। किसने, जयपुर के रियासत के शासक। और उस समय जयपुर रियासत के शासक कौन थे, पृथ्वी सिंह। ये भी थोड़ा सा याद रखना क्योंकि पहली चीज है, पहला सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो ये। लेकिन जयपुर के साथ संधि कब की गई, सहायक संधि,
तो सहायक संधि की गई, वो की गई अपने 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल 1818। किसके साथ? जयपुर के साथ। शासक कौन है भाई जयपुर का? तो जयपुर का शासक है साथियों, शासक महाराजा जगत सिंह, महाराजा जगत सिंह। शासक का नाम क्या है? महाराजा जगत सिंह है। महाराजा जगत सिंह कहाँ के शासक है? महाराजा जगत सिंह है जयपुर के शासक है। 15 अप्रैल 1818 को जब जयपुर रियासत के साथ भी क्या हो गई? संधि हो गई। लेकिन संधि में शर्तें क्या थी? 6 साल के लिए लिखा गया कि खिराज लेंगे। कितना? पहली साल, प्रथम वर्ष, प्रथम वर्ष खिराज नहीं देना, खिराज नहीं लेंगे, मतलब खिराज नहीं देना। फिर दूसरा वर्ष, मैं यहाँ 2 वर्ष लिख देता हूं, ये दूसरा है, ये लिख ही देता हूं दूसरा वर्ष। दूसरे वर्ष में लिखा 4 लाख। कितने? 4 लाख। फिर तीसरा वर्ष, तीसरा वर्ष में लिखा था 5 लाख। फिर चौथा वर्ष, चौथा वर्ष में 6 लाख। ये मतलब उन्होंने कहा था ज्यों ज्यों आगे बढ़ेंगे, 5वां वर्ष, 5वें में उसने लिखा 7 लाख अंग्रेजों, ये संधि में शर्तें लिखी गई। और छठा वर्ष, छठा वर्ष, और छठे वर्ष में कितनी लिखी गई? 8 वर्ष, और उसके 8 लाख। कितने लाख? 8 लाख। और इसके बाद 6 वर्ष के बाद आगे आने वाले सभी वर्षों में कितनी देंगे? 8 लाख रुपए क्या करेंगे? वार्षिक खिराज के तौर पर दे करेंगे। कौन? जयपुर रियासत के व्यक्ति, मतलब महाराजा। और किसे देंगे? अंग्रेजों को देंगे। ये याद रखना साथियों। अब देखिए इनमें विवाद भी हुआ था, हम ये भी आगे पढ़ेंगे कि महारानी की बातों को इन मतलब अंग्रेजों ने महारानी की बातों का साथ भी नहीं दिया था। आखिरकार जो महारानी के जो विरुद्ध लोग थे, मतलब राजमाता के, तो उनके पक्ष में थे ये लोग। और उनके बाद आपको पता होगा एक अंग्रेज अधिकारी लेक की हत्या भी कर दी थी जयपुर में, ये नहीं मतलब जो राजमाता के विरोध में। और इसके साथ ही हम बाद में ये भी पढ़ेंगे एक शेखावटी ब्रिगेड की भी स्थापना होती है। खैर ये सारी की सारी चीजें हम अपने जिस समय इन्हीं जो सहायक संधियां हैं उनमें क्या क्या परिणाम पैदा हुए, उनके क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ा राजस्थान के ऊपर, और उनका परिणाम क्या निकला इन सहायक संधियों का, उनके बारे में बात करेंगे, उस समय विस्तृत चर्चा करेंगे। तो एक बार साथियों ये देख लो वापस, जयपुर रियासत सहायक संधि 15 अप्रैल 1818 को, शासक महाराजा जगत सिंह है। प्रथम वर्ष में खिराज नहीं देने की बात की, लेकिन दूसरे वर्ष में 4 लाख, तीसरे में 5, चौथे में 6, पांचवें में 7 और छठे में 8 लाख। और उसके बाद निरंतर हर साल में कितने लाख देने? 8-8 लाख देने की क्या कर ली गई? बात कर ली गई। अब साथियों जयपुर के बाद अगर हम बात करें, तो जयपुर के बाद अगर हम किसी रियासत की बात करें तो किशनगढ़ में भी अप्रैल में ही हुई थी। किशनगढ़ भी उस समय एक रियासत थी, तो किशनगढ़ में भी अप्रैल में सहायक संधि हुई, अप्रैल 1818। इसके बाद अब मैं अगर लूं तो एक मतलब 2 जनवरी को, कब? 2 जनवरी 1819 जैसलमेर रियासत के साथ संधि, जैसलमेर रियासत, जैसलमेर रियासत के साथ संधि कब हुई थी? 2 जनवरी 1819। ठीक है। शासक कौन था? शासक, शासक था मूलराज। शासक कौन था? मूलराज। लेकिन यहां से भी खिराज नहीं लिया गया। कौन, किसने करवाई थी? खिराज नहीं लिया गया। अब ये किसने करवाई? ये संधि करवाने वाला कौन? अंग्रेज अधिकारी, वही चार्ल्स मेटकॉफ, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी कौन? चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन साथियों यहां कारण और है, चार्ल्स मेटकॉफ। यहां कारण क्या है कि भाई यहां पर भी कोई मराठों का प्रभाव नहीं था, मूलराज के ऊपर भी, मतलब जैसलमेर रियासत से भी मराठे क्या नहीं ले रहे थे, चौथ सरदेश मुखी या खिराज वगैरह कुछ नहीं ले रहे थे। उसके बावजूद भी क्या करना पड़ा? उसके बावजूद भी संधि करनी पड़ी। क्यों संधि करनी पड़ी? मूलराज अपने ही लोग भाटियों के भय के कारण, भाटियों के डर के कारण, और अपने ही सामंतों के, भाटी सामंतों के डर के कारण अंग्रेजों से संधि करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर मतलब करेगा, ऐसा इसने सोचा। और इसीलिए इसने जैसलमेर रियासत, मतलब जैसलमेर रियासत ने क्या कर दिया? 2 जनवरी 1819 को क्या कर दिया गया? अंग्रेजों के साथ संधि कर दी गई। और
किसने की? अंग्रेज अधिकारी कौन था संधि करने वाला गवर्नर का प्रतिनिधि? वो था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, और ये शासक है कौन? मूलराज शासक है। अब साथियों ये जैसलमेर रियासत के साथ भी संधि हो गई। चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा अगर करवाई गई ये अंतिम संधियों में है, बस मतलब चार्ल्स मेटकॉफ ये लास्ट संधि करवाता। अब एक आता है और मालवा का एजेंट कहते हैं, जिसे रेजिडेंट कहते हैं। मालवा का रेजिडेंट नाम क्या? मालवा, मालवा रेजिडेंट, मालवा रेजिडेंट मेलकम या मेलकाम, ये मालवा का रेजिडेंट है। ये संधि करवाने वाला है मेलकम या अपने मेलकाम। ये नाम, दोनों नाम, किसी जगह पर मेलकम लिखा है और किसी जगह पर मेलकाम या मालकाम भी किसी जगह पर मिलता है। अगर कोई मालकाम भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मालकाम भी एक ही चीज है। मालकाम या मालकम जो भी है, जैसे भी आप याद करो, किसी भी तरीके से याद करो, लेकिन यही नाम मिलेगा। ये मालवा का रेजिडेंट है और ये भी अब क्या कर रहा है? सहायक संधियां कर रहा है। ये किन किन के साथ करेगा सहायक संधियां? तो याद करना साथियों, ये एक तो करेगा बांसवाड़ा के साथ। किसके साथ? बांसवाड़ा के साथ। एक करेगा ये प्रतापगढ़ के साथ, और एक करेगा ये डूंगरपुर के साथ। किसके साथ करेगा? डूंगरपुर के साथ। डूंगरपुर के शासक है उमेश सिंह। कौन है? उमेश सिंह। बांसवाड़ा के शासक है जसवंत सिंह। कौन है? जसवंत सिंह। ये थोड़ा याद रखना। और प्रतापगढ़ के साथ संधि कब करता है? प्रतापगढ़ के साथ संधि करने की तारीख है वो है आपके साथियों मतलब सितंबर में, नहीं अक्टूबर, माफ कीजिए, अक्टूबर। और अक्टूबर में कितने अक्टूबर, अगर सही याद करो तो 5-6 अक्टूबर है 1818। और ये है दिसंबर 1818, दिसंबर 1818। और ये भी कब हुई संधि? दिसंबर 1818, दिसंबर 1818। लेकिन याद रखना, अब प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन तीनों की संधि करवाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या है? मेलकम या मेलकाम या मालकम, जो भी है। ये मतलब ये वेलकम नाम करके एक अंग्रेज अधिकारी था जो मालवा का रेजिडेंट था। इनके द्वारा सहायक संधियां करवाई गई। किनके साथ? प्रतापगढ़ के साथ, बांसवाड़ा के साथ और डूंगरपुर के साथ। प्रतापगढ़ के साथ अक्टूबर 5-6 अक्टूबर 1818 को ही, बांसवाड़ा के साथ बांसवाड़ा के शासक जसवंत सिंह, और ये कब हुई? दिसंबर 1818 को। और डूंगरपुर के साथ कब हुई साथियों? तो डूंगरपुर के साथ भी दिसंबर 1818 को हुई। और किसने करवाई डूंगरपुर? तो डूंगरपुर के साथ है जो वो संधि है वो 1818 दिसंबर में हुई थी। अब देखिए साथियों, माफ कीजिए साथियों, मैंने थोड़ा सा आपको कुछ जो बांसवाड़ा के शासक है वो उमेश सिंह है, और डूंगरपुर के शासक है वो जसवंत सिंह है, और प्रतापगढ़ के शासक है जो है सामंत सिंह। प्रतापगढ़ के शासक है वो कौन है? सामंत सिंह। सामंत सिंह प्रतापगढ़ के हैं, और जसवंत सिंह कहाँ के हैं? डूंगरपुर के। और इसके साथ ही अपने बांसवाड़ा के है वो है उमेश सिंह। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान करके देख लेना साथियों। ये उमेश सिंह है वो कहाँ के हैं? बांसवाड़ा के, उमेश सिंह। और डूंगरपुर के कौन है? डूंगरपुर के है जसवंत सिंह। डूंगरपुर के कौन है? जसवंत सिंह। ठीक है। अक्टूबर 1818 में प्रतापगढ़ में हुई, दिसंबर 1818 में बांसवाड़ा में हुई, और दिसंबर 1818 में भी डूंगरपुर में हुई। लेकिन ये याद रख लेना 1818 में हुई तीनों में, शासक का नाम भी थोड़ा बहुत याद रख लेना। लेकिन इतना जरूर याद रखना, इनका जो सहायक संधि करवाने वाला जो अंग्रेज अधिकारी था, वो अंग्रेज अधिकारी कौन नहीं था? चार्ल्स मेटकॉफ नहीं था, बल्कि उनकी बजाय कौन था? मेलकम था। अब साथियों इसके बाद एक अंतिम रियासत रही, या जिसके बाद हमने झालावाड़ की तो वैसे भी 1838 में पहले करवा ली, और झालावाड़ में जो करने वाला था वो कौन था साथियों? इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। झालावाड़ में मिस्टर लुड्रो के कहने पर किया था, मतलब उसे अलग राज्य का, रियासत का दर्जा भी दिया गया और बात की गई। लेकिन अब क्या हुआ कि जिस समय
18 में 6 जनवरी 1818 को जोधपुर के साथ जोधपुर के शासक मान सिंह, युवराज छत्र सिंह हस्ताक्षर करने के लिए आता है मान सिंह की ओर से। उस समय जो संधि हुई, उस संधि में ये बात की गई कि जोधपुर ने दावा किया था कि सिरोही हमारा है, हमारा ही एक क्षेत्र है। लेकिन आखिरकार अंग्रेजों को उस समय पता नहीं था। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने पता लगाया, अंग्रेजों ने ढूंढा, अंग्रेजों ने देखा और अंग्रेजों को लगा कि 1823 तक आते-आते सिरोही के महाराव थे उस समय के शिव सिंह। उन्होंने अंग्रेजों को हाथ जोड़कर कहा कि अरे बापू हम जोधपुर के नहीं, हम तो खुद भी अलग है, हमारे साथ भी आप आके संधि करो। तो अंग्रेजों ने कहा हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, भाई आप तो जोधपुर के अंदर आते हो। तो उन्होंने कहा अरे ठीक ढंग से आंखें फाड़ के देखो पहले कि हम जोधपुर के अंदर है या जोधपुर के बाहर है, मतलब जोधपुर राज्य के नियंत्रण में है या बाहर है। जोधपुर राज्य क्या कर रहा था उस समय, सिरोही पर भी अपना हस्तक्षेप कर रहा था। 1823 तक आते आते अंग्रेजों को पता चला कि सिरोही एक अपने आप में स्वतंत्र रियासत है। तो फिर सितंबर 1823 में हम ऐसा कहते हैं कि अंतिम रूप से सिरोही पर क्या हुआ था, सहायक संधि हुई थी। तो सिरोही रियासत, कौन सी रियासत, सिरोही रियासत, कौन सी रियासत, सिरोही। सहायक संधि कब हुई भाई, सहायक संधि, सहायक संधि हुई थी सितंबर 1800, सितंबर 1823। कब हुई थी, सितंबर 1823। शासक का नाम क्या था, शासक राव शिव सिंह, राव शिव सिंह। शासक कौन थे, राव शिव सिंह। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और एक दूसरा ये भी है कि अगर हम इसी तरीके से स्वतंत्र रियासत की बात करें तो फिर तो ये सिरोही है जो अंतिम है, जो जिसके साथ सहायक संधि होती है। लेकिन अगर राजस्थान की वो सबसे अंतिम रियासत जिसके साथ सहायक संधि होती है और उसमें झालावाड़ ऑप्शन दे रखा होता है, तो फिर मेरे ख्याल से यही सही होगा, क्योंकि 1838 में झालावाड़ के साथ सहायक संधि होती है और फिर 1838 को झालावाड़ को ही हमें सही मानना चाहिए। तो साथियों आज इतना ही, बाकी अपने अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द देखेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब हम समय समय पर आते रहेंगे और मैं भी आने का पूरा प्रयास करूंगा और आपके बीच आपके साथ मेरी बात साझा करने से मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।